हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन बायोडायवर्सिटी। दोस्तों, अब मैं आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेके आ रहा हूं कि इकोलॉजी की कंप्लीट यूनिट करवाने वाला हूं मैं बाय लैंग्वेज में और विथ नोट्स के साथ। तो नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी पहले होती क्या है, फिर इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, टाइप्स पढ़ेंगे और पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी की टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन है। टर्म दिया था एस.जी. रोजेंस ने दिया था और फादर बोला जाता है ई.ओ. विल्सन ने। इसका मतलब क्या है बायोडायवर्सिटी का, जो सजीव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन प्रेजेंट होती है एक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली वेरिएशन, इनको क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे। बायोडायवर्सिटी के लिए पहले सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। अब देखते हैं बायोडायवर्सिटी के टाइप। 3 टाइप के होते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, एक ही स्पीसीज के मेंबर में जेनेटिक चेंजेस के एक से अधिक प्रकार के जीव पाया जाना जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहलाता है। भाई, जो एक स्पीसीज है, स्पीसीज का एक मेंबर है, उसके अंदर जेनेटिक चेंज हो जाता है, यानी कि म्यूटेशन हो जाता है और उसकी वजह से एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जाएंगे, ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। उनको क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। वेरिएशन ऑफ जीन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब जैसे कि अपन वीट की जो वेराइटी देखते हैं, अपन अलग अलग वेराइटी के द्वारा क्रॉस पॉलिनेटेड करवा के अपन अलग अलग वेराइटी प्राप्त करते हैं, तो वो किसके बेसिस पर बोल सकते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी की तौर पे बोल सकते हैं। कि जैसे वीट की है, सरबती है, सोनालिका है और पुष्पा लीना है। और प्राइस की है, लूनाश्री है, गौरी है, पद्मा है, जया है। ये क्या है, ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के बेसिस पर ही अलग अलग वेराइटी के मध्य क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड करवा के और ये वेराइटी प्राप्त की गई है। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, किसी भी स्थान पर, अभी यहाँ पर क्या कर देखेंगे, एक पर्टिकुलर पैलेस देखेंगे पर एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाया जाना, जिसके कारण वहां पर क्या वेरिएशन पैदा होना, प्रजाति जैव विविधता कहलाती है। जैसे कि मेरिनो भेड़, जेकोरा, अंगारो, कंगारू। अब क्या है कि जैसे पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में क्या कंगारू है, इंडिया में वो एब्सेंट है ना, तो वही है कि वो क्या है, एक स्पीसीज बायोडायवर्सिटी है। अब है इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी भी बोलते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट बायोडायवर्सिटी, उसको बोलेंगे अपन इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। भाई, कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इनमें पाए जाने वाले कोई भी प्लांट स्पीसीज होगी, इनके मध्य जो वेरिएशन प्रेजेंट होती है, इन्हें ही बोलेंगे अपन इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी 1992 में इसका सम्मेलन हुआ था, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। कहां पर, रियो डी जेनेरो में। अब जो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, इसके मेन एम्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो संसाधन होते हैं इनके दोहन से उत्पन्न समस्याओं का उचित समाधान करना और बायोडायवर्सिटी संसाधनों का सतत रूप से दोहन। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के कौन से मेथड है, एक तो इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। अब कोई जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है और जो वहां पर रेगुलरली वो रहता आ रहा है, वो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है और उसी में ही अपन उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। क्या हो गया, इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब कोई भी एंडार्क स्पीसीज होती है, संकटग्रस्त स्पीसीज होती है ना, किसकी, प्लांट और एनिमल की, तो उनको नेचुरल हैबिटेट से दूर विशेष स्थान पर कंजर्व किया जाता है। जैसे कोई प्लांट स्पीसीज है ना, तो उस प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन उसके नेचुरल हैबिटेट है वहां से हटाकर कहीं दूसरे स्थान पर उसको प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो वो आएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में। अब आप बोलोगे कि सर आप तो नोट्स को बिगाड़ रहे हैं,
है ना। तो अपन को क्या करना है, नोट्सों को तो बिगाड़ना है और खुद को सुधारना है। जितनी ज्यादा अपन नोट्सों को बिगाड़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, उतना ही अपन खुद में इम्प्रूव करेंगे। अब पहला है इसमें हॉट स्पॉट एरिया। हॉट स्पॉट एरिया है इन सिटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि ट्रम बाई, इस हॉट स्पॉट एरिया की ट्रम किसने दिया था, नॉर्मस मेयर ने दी थी। यह एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जिसकी बायोडायवर्सिटी को ह्यूमन से खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसा स्थान जहां रिच बायोडायवर्सिटी अर्थात वेरिएशन टाइप के फ्यूना एंड फ्लोरा की मैक्सिमम स्पीसीज प्रेजेंस होती है, देन उनकी स्टेबिलिटी पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान हॉट स्पॉट एरिया कहलाते हैं। ऐसे एरिया में 70% स्पीसीज नष्ट हो चुकी है और मिशन ब्लू के अंतर्गत महासागरों के बायोडायवर्सिटी संपन्न क्षेत्रों के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। अब हॉट स्पॉट एरिया किनको बोलेंगे, हॉट स्पॉट एरिया एक पर्टिकुलर वह स्थान होता है जिसमें कोई एक स्पीसीज बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। यदि कोई स्पीसीज क्या मैक्सिमम नंबर्स में प्रेजेंट होगी तो उस स्पीसीज में प्रेजेंस मेंबर एक दूसरे के लिए संकट पैदा कर सकते हैं और वो एरिया क्या कहलाएगा, हॉट स्पॉट एरिया कहलाएगा। इंडिया में टोटल हॉट स्पॉट है 34 और टोटल हॉट स्पॉट तो है 34, इंडिया में है 4। ये मैंने पहले के डाटा के बेसिस पे लिया है। यदि अब कुछ चेंजेस कर दिया गया तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। इंडिया में कौन कौन से हैं, वो है पूर्वी हिमालय जो कि नेपाल, भूटान व उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी व पूर्वी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व श्रीलंका। इंडो बर्मा क्षेत्र में आते हैं पूर्वी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण चीन क्षेत्र और म्यांमार, थाईलैंड। सुंदरवन क्षेत्र में आता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और सिंगापुर, मलेशिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को समझना यह होता है कि जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है, इन तीनों का जो उबेनिस्ट है, ये है उबेनिस्ट पार्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, बायोस्फीयर बोलेंगे। इसमें क्या है कि अब देखो इनकी भी जो ऑर्गेनिज्म है, इन तीनों के मिलके यहाँ पर निवास करे हैं, तो बोलेंगे कि बायोस्फीयर की जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ही मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगी। मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में जीवन यापन करते हैं। अब देखना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के है ना यहाँ पे बायोस्फीयर में, जो कि एक उबेनिस्ट पार्ट है। इन तीनों का उबेनिस्ट क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, जिसमें मैक्सिमम लाइफ की संभावना होती है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एक तरह से ये क्या है, कार्यक्रम है जो कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसका उद्देश्य सभी कंजर्वेशन से रिलेटेड कार्यक्रम संचालन करना है। इसके अंतर्गत 12 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र आते हैं। विश्व में 112 देशों के 686 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ने बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 भागों में बांट दिया था, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। अब वो कोर जोन कौन सा होता है, कोर जोन जो बायोस्फीयर का जो सबसे सेंटर पार्ट होता है उसको बोलेंगे कोर जोन, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता, नो ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना। इसमें किसी भी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता। उसके जो चारों ओर की जो बाउंड्री होता है वो कोर एरिया को जो कवर करता है उसको बोलते हैं अपन बफर जोन। इसमें क्या है कि नॉर्मली साइंस स्टडी, रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए अलाउ किया जाता है। और जो सबसे बाहरी आउटर एरिया है वो है ट्रांजिशनल जोन, एरिया ऑफ कोऑपरेशन। कोर जोन बायोस्फीयर का सेंटर पार्ट होता है। यहाँ पर इसी एरिया के गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़कर सभी का प्रवेश निषेध है। इस एरिया में लॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड वनस्पतियां निवास करती है। बफर जोन अदर एरिया में कोर जोन, है ना, स्वीकृति कब की गई, इन्वायरमेंटल, एजुकेशन, फिश कल्चर इटीसी। ट्रांजिशन जोन किसको बोलेंगे, आउटर एरिया इन बफर जोन, जो कोर एरिया, बफर जोन, इनका सबसे जो आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको बोलेंगे अपन ट्रांजिशन जोन। और एनजीओ सुंदर संवेदन कार्य इनको अलाउ करता है, जैसे नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक है मेघालय में प्रेजेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी, जो कि 10,500 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव आरक्षित है डीप सेकोवा, 765 वर्ग किलोमीटर है। यूनेस्को में शामिल भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, ये सभी एक आपको लिस्ट दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके एक साथ पढ़ सकते हैं। और यदि नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वेटलैंड, वेटलैंड किससे बोलेंगे? हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी पाई जाती है तथा कम से कम 8 मंथ में पानी भरा रहता है, उस दलदली क्षेत्र में वेटलैंड कहते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है? 4.63 वेटलैंड है। और ये वेटलैंड को क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ये स्थल के 30% कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि भाई वेटलैंड जो 8 मंथ या फिर इससे ज्यादा 8 मंथ से ज्यादा उस एरिया में क्या पानी भरा रहता है, उन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे अपन? वेटलैंड बोलेंगे। एडवांटेज ऑफ वेटलैंड, ये बहते हुए जल से कार्बोनिक सब्स्टिट्यूएंट्स की मात्रा का अवशोषण कर लेते हैं, कार्बन पोल्यूशन कम होता है, बाढ़ का जल व अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करते हैं। इसके जल का उपयोग सिंचाई में होता है। इस एरिया में बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम प्रेजेंट होती है, इसके कारण हाई फूड चेन बनती है। दोस्तों ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट है, तो अपन रीड करते चलेंगे, समझने वाली कोई बात नहीं है। आप पीडीएफ से पढ़ लेना डायरेक्ट, या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। रामसर 3T, ये क्या होता है? ये है कि जो एक ईरान का जो एक शहर है रामसर, वहां पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, उसे बोलते हैं हम रामसर 3T, वर्ल्ड वेटलैंड की कंजर्वेशन के इंटरनेशनल 3T है। जिसमें क्या हुआ, अलग अलग जो देश है उनके द्वारा सिग्नेचर किया गया है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। कब? 2 फरवरी 1975 ईरान के रामसर शहर में। और लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 में। इसलिए अपन कब 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? 1997 से। भारत सदस्य, अब इसमें भारत कब सदस्य बना? भारत बना था 1981 में। फर्स्ट चिल्का झील को शामिल किया गया था। इंडिया में टोटल रामसर एरिया है 42। रामसर 3T के सदस्य देशों में 170 सदस्य देश द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष पर कोफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित किया गया है। रामसर साइट इन इंडिया, रामसर साइट इंडिया में कहाँ प्रेजेंट्स है, ये मैंने लिख दी है, आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। सबसे अधिक वेटलैंड है गुजरात में और सबसे कम है रेणुका हिमाचल में। नेशनल पार्क क्या होता है? यह प्लांट एंड एनिमल को कंजर्वेशन की स्टेबल मेथड है। और कब की घोषणा कब की गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में टोटल नेशनल पार्क 104 है। 2020 का डाटा है दोस्तों, आप अभी गूगल पे चेक कर लेना कि अब तक नेशनल पार्क कितने हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली राऊ 1936, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिम कार्बेट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा देवी, हेमिस हाई, भारत का सबसे बड़ा उद्यान। और यदि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क पूछे ना तो जिम कार्बेट, और सबसे बड़ा पूछा तो हेमिस हाई। नेशनल पार्क इन राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवला देवी, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण तथा सभी जीवों को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी तरह की मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है और सीमा का निर्धारण प्रशासन द्वारा पर्यटन की अनुमति होती है और प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से होता है। एक तो आता है दोस्तों आपका नेशनल पार्क, एक आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं कि जैसे कि आपका ये क्या है, एक ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क में जैसे कि छोटे छोटे एरिया है ना, जो जहां पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज निवास करती है। नेशनल पार्क के अंदर ही कोई एरिया होता है, छोटा एरिया होता है जहां पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज निवास करती है, उसे क्या बोलेंगे अपन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए एरिया होता है। गुजरात में गिर मरीन, यूपी में ओकोला पक्षी, हिमाचल में चंद्रताल, राजस्थान में माउंट आबू में सरिस्का और जवाहर सागर है। अब आप ये राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर, इन तीनों में डिफरेंस एक साथ दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है 104 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 556 और बायोस्फीयर है टोटल 18। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए आपके लिए सुविचार है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। क्या? मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।